नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्र में आपको स्वागत है। मैंने मेरा पिछला वीडियो में आपको बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइजेशन के लिए यूट्यूब अप्रूव कर लिया है और शायद 1 महीने का अंदर मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अभी रिव्यू चल रहा है। चलिए आज एक नया वीडियो के साथ मैं आपका सामने हाजिर हो रहा हूँ और आप लोग जैसा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते रहे हैं, व्यूइंग करते रहें, ऐसा कीजिए और मुझे एनकरेज कीजिए। मोनेटाइजेशन का बाद शायद मेरा स्टूडियो का कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा, नया कैमरा, नया साउंड सिस्टम कुछ लेके और आपका सामने और बहुत अच्छे वीडियो लेके आपका सामने हाजिर रहूँगा। और आप लोग को जनरली मैं देखता हूँ कि मेरा फॉरेन व्यूअर्स ज़्यादा है और आप लोग को कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। आज का कंटेंट हम लेते हैं कि पहले मेन कंटेंट जो है, मैं जो यूक्रेन ने रशिया का ऊपर एक ब्यूटीफुल ड्रोन अटैक किया है, कैमोफ्लेज करके कैसे किया है उसका बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा कुछ न्यूज़ बता रहे थे। एक है कि G7 का समिट हो रहा है, कनाडा उसको होस्ट कर रहा है इस साल। 2019 का बाद मोदी जी उस समिट में अटेंड नहीं कर रहे। 2 रीजन है। एक है कि कनाडा का जो गवर्नमेंट है, अब हालांकि ट्रूडो गया है, लेकिन अभी जो ये है वो अभी भी उनका इलेक्शन हो के वो उनका पार्लियामेंट में इज नॉट इलेक्टेड लीडर एंड अभी भी खालिस्तानी का जो पंजाबी खालिस्तानी जो MP है कुछ उनका सपोर्ट में गवर्नमेंट चल रहा है। अगर वो विड्रॉ करेगा तो गवर्नमेंट जीत जाएगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मोदी को इन्वाइट नहीं करने का। और मोदी जी भी ज़्यादा कीन नहीं थे कि कनाडा जाके आने से कोई एक काला झंडा दिखा देगा, फ्लैग दिखा देगा, मोदी जी मुर्दाबाद, मोदी जी वापस वो कर देगा, तो इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगा। तो ये शायद डिप्लोमेटिक लेवल पे कनाडा इंडिया कुछ बात किए होंगे, ओके, ये डिसीजन लिया गया है। वैसे G7 का जो मेंबरशिप है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। इंडिया वो बुरा से एसोसिएट मेंबर। इस बार G7 बेसिकली क्या कंट्री, तो इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्री जैसे कि इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, ये सब इनको लेके वो G7 बनाया गया है। चाइना भी उसका मेंबर नहीं है, हम भी नहीं है। हम लोग ब्रिक्स का मेंबर है, इसमें नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है ना, जब सबमिट होता है तो कुछ लोगों को एसोसिएट मेंबर की तरफ से बनाया जाता है, कुछ इन्विटेशन किया जाता है। इस बार उन्होंने कनाडा आज कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया को बुलाया है और सब अफ्रीकन नेशन को बुलाया है, जस्ट एज ए ऑडियंस टाइम देखने के लिए। उनको भाषण देने का ये नहीं है, परमिशन नहीं, जस्ट देखो हमारा कैसा सबमिट हो रहा है। और यूरोपियन यूनियन वो तो पार्टिसिपेट करेंगे और साथ में वर्ल्ड बैंक भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, IMF के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जिन जो यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का उनका रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो ये 15-16 ये 17 ये 2-3 दिन में मोदी जी नहीं जा रहे हैं, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात है, और एक छोटा सा न्यूज़ है, उसका पर मैं बड़ी वीडियो करने का एक लड़की है, 19 साल या 22 साल का लड़की है, एक लॉ स्टूडेंट है, फाइनल 4th ईयर लॉ स्टूडेंट, शर्मिष्ठा समथिंग। उसने ऑपरेशन सिंदूर का टाइम में एक वीडियो बनाया था कि ये चैलेंज ऑल द फिल्म स्टार्स एंड फॉर देयर साइलेंस ऑन बेलगाम अटैक एंड ऑपरेशन, उसका भी बनाया था। उसने 20-30 सेकेंड के लिए कुछ शायद कोई हेट स्पीच वगैरह जो बोल दिया। इसके लिए वेस्ट बंगाल से पुलिस आके गुड़गांव में उसको अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड में लेके फिर कलकत्ता में एक कोर्ट ने उनको 24-22 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में
जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तो ये इसका ऊपर एक डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। हेड स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका ऊपर एक सिल्वर लाइनिंग है। इसको थोड़ा सा व्याख्या करना मुश्किल है। लॉ कमीशन 2017 में रिपोर्ट दिया था। BS चौहान जो सुप्रीम कोर्ट की जज थे, जो BS चौहान भी अपना उड़ीसा हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस थे, उसके बाद प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, मेरे को याद है। उन्होंने जब लॉ कमीशन बनाया था ये कि उसको डिफाइन करना है, हेड स्पीच क्या है और फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और देश के ये में स्पीच क्या है। उन्होंने कोई रिपोर्ट दिया है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट में तो पब्लिक हुआ है ना, तो उसको कार्यकारी हुआ है। गवर्नमेंट ने उसको ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया है। इसका पर एक डिटेल वीडियो अगर मौका मिलेगा तो मैं बनाऊँगा। मतलब मुझे पता है क्या है क्या। चलिए आज जब अपना मेन टॉपिक पर आते हैं और थोड़ा सा जस्ट टच कर जाऊँगा कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो दोनों लंगोटिया है। उनका जो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दो लंगोटिया है। उनका तीसरा लंगोटिया तो इंडिया में है। कौन है मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों को पता है। यू ऑल नो हु इज़ द थर्ड लंगोटिया ऑफ असीम मुनीर एंड शहबाज शरीफ एंड द थर्ड लंगोटिया इज इंडिया। वो जाके बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया तो क्लेम कर रहा है हमने 11-12 एयरबेस को उड़ाया है, लेकिन उन्होंने हमको उससे ज़्यादा हानि पहुँचाई है। और उन्होंने 8 जोड़ दिया, बोला 8 तो हमारा आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। जो LOC का ये में जो आजू बाजू में जो कुछ ब्रिगेड कमांड हुआ थे, उसका भी कमांड फोर्स को 8 और उड़ा दिया है। तो ये हमको बहुत हानि हुआ है, उसके लिए वार कॉम्पनसेशन हमको दिलाओ इंडिया से। जाके वो टर्की वर्की ये सब जाके वो हवाबाजी कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से वो जो 8 उड़ा है, इंडिया की तरफ से कुछ आया नहीं, क्योंकि उसका कोई सैटेलाइट पिक्चर हमारे पास नहीं है। हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर जो अमेरिका का जो सैटेलाइट वाला जो है फॉक्स एक्स समथिंग रहता है ना, जहाँ से सब लोग सैटेलाइट पिक्चर खरीदते हैं वो निकालता है। वो सिर्फ 12 एयरबेस का सैटेलाइट पिक्चर हमको दिया है, वही हम पब्लिश किया है। दूसरी बात कि राहुल गांधी चिल्ला रहा है कि हमारा तो कितना राफेल गिर गया, ये क्या क्या, लेकिन इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनता है। ये मैं बनाऊँगा, क्योंकि CDS अनिल चौहान जी ने जाके सिंगापुर में जो संग्रीला डायलॉग हुआ है उसमें कुछ ऐसे बोला है जिसको भी मिक्स इंटरप्रेट किया गया है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो, इसमें मिक्स नहीं करूँगा। मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। कमाल की टॉपिक है। यूक्रेन ने 1.5 साल से प्लान करके रशिया का साइबेरिया जो नॉर्दर्न सबसे नॉर्थ ये रशिया आप जानते हैं एशिया में भी है और यूरोप में भी है। साइबेरिया जो उसको कहते हैं डेथ बेड। इसका मतलब कोई साइबेरिया में घुसने का हिम्मत नहीं कर सकते। इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कहता है नेपोलियन बोनापार्ट 18वीं सेंचुरी में ट्राई किया था। यूरोप का सबसे बड़ा फाइटर हीरो था वो, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट आपको कहते हैं उसका था। वो जाके घुस गया रशिया को अटैक करने के लिए, साइबेरिया में घुस गया। एंटायर उसका जो टोटली मिलिट्री जो फोर्स है टोटली वाइप आउट हो गया साइबेरिया में। उसके बाद ब्रिटिश का जो लॉर्ड नेल्सन उसको नेपोलियन को परास्त किया। वो जो वेरी फेमस दिस इज वाटरलू बैटल में उसको परास्त किए। फिर बाद में नेपोलियन को भेज दिया सेंट हेलेना। नेपोलियन का वही गलती था, साइबेरिया में घुस गया। उसके बाद हिटलर का भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हारा हिटलर, जो पराजय हुआ, वो भी हिटलर का वही गलती है। वो भी गलती से करके रशिया को एक पैक्ट किया कि हम तुमको अटैक नहीं करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका उनका साथ दिया था, लेकिन उस टाइम पर जार रिवोल्यूशन हुआ बीच में 1917 समथिंग लाइक दैट, बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बीच में।
तो फिर जो लेनिन वगैरह जो स्टालिन लेनिन सब आ गए, उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया वहाँ से। फिर सेकेंड वार जब शुरू हुआ तो जर्मन ने उसे फ्री कर लिया, बोले भाई तुम मेरे को अटैक मत करो, मैं तुमको अटैक नहीं करूँगा, हम लोग दोस्त हैं। उसके बाद फिर भी जर्मन ने अपने वादा तोड़ा, घुसा साइबेरिया में, और साइबेरिया में वापस साइबेरिया से उसका भी जितना भी सेना है टोटली साफ हो गए, वापस नहीं आ पाया और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वार हार गया। अगर यही गलती नहीं करता तो शायद दुनिया का इतिहास भूगोल कुछ और होगा। तो साइबेरिया में काफ़ी कब्र जमा हुआ है, खोदेंगे तो कब्र ही मिलेगा। स्टालिन का जो कंसंट्रेशन कैंप था वो साइबेरिया में था। स्टालिन जितने लोग को मारा है, वो जो हिटलर जो नाजी के टाइम में जो ज्यूज लोग को मारा है ना, उससे 3 गुना लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में स्टालिन ने मारा है। तो साइबेरिया है इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस फॉर रशिया। तो रशिया अपना स्ट्रैटेजिक जितना चीज़ जो है वो साइबेरिया में रहता है, और उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल जो रशिया का है वो भी साइबेरिया में। तो यूक्रेन ने एक्चुअली जो ट्रोजन वार एक फिल्म आप देखे होंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आप देख लेंगे। ब्रैड पीट वाज लीड इन दैट फिल्म वाज रियली ब्यूटीफुल फिल्म। ब्रैड पीट का ये हॉलीवुड फिल्म है। वो काट का एक लकड़ी के घोड़े में गए, उसका अंदर सैनिक निकले और कवर खेला हो गया उसका। तो ये क्या किए कि 1.5 साल से इनका जो इसको ऑपरेशन का नाम है स्पाइडर वेव, 1.5 साल से प्लानिंग करके अपनी कुछ कंटेनर में उसको कैमोफ्लेज करके लकड़ी का फॉल्स सीलिंग लगा के उसका अंदर ड्रोन, छोटा ड्रोन जो $200-300 का ड्रोन होगा, उसको स्मगल करके सर्बिया का थ्रू में जाके उनका जो रशिया का जो मिलिट्री बेस 5 मिलिट्री बेस उसका पास में उनको प्लेसमेंट कर दिया। तो इसमें उसके बाद 10-3 दिन से पहले उन्होंने रिमोट में उसको उड़ाया। ड्रोन जो है अराउंड 305 एयरबेस में अटैक की। रशिया का वहाँ पर 300 एयरक्राफ्ट स्टेशन थे, बंकर था, ये जो हैंगर था 41 एयरक्राफ्ट, अराउंड $7 बिलियन का लॉस रशिया को सहना पड़ा। और बाद में उन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाने के बाद अपने जो कंटेनर जो लेके गए थे कैप्टर्स करके उसको उड़ा दिया। लेकिन हालांकि रशिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल जो साइबेरिया में है, इसका बारे में इनको कुछ एक्चुअली इंटेलिजेंस इनको पता नहीं था, नहीं तो कुछ लगा होता। जैसे हमको ही पता नहीं था, नूर खान एयरबेस का पास जो न्यूक्लियर आर्सेनल तिराना में है, हमको भी नहीं पता था। ये तो मारते मारते ब्रह्मोस मार दिया तो सारा फट गया बंकर। और अभी लेटेस्ट ये है कि नूर खान एयरबेस जो है वो पाकिस्तान के लिए आउट ऑफ बाउंड है। रशिया ने अमेरिका उसको कंप्लीट कंट्रोल में ले चुका है। और लेकिन ये जो पाकिस्तान का जो डिफेंस वाला है उनको भी एंट्री नहीं है। आई थिंक दे आर बिजी इन दैट रिपेयरिंग इन दैट, जो जहाँ से रेडिएशन निकलता है उसको पैचिंग करने में लगा है। और कोई ऐसा भी न्यूज़ आता है, नॉट कन्फर्मिंग दैट, वो पाकिस्तान का जितना न्यूक्लियर आर्सेनल जो है ना वो प्रैक्टिकली अमेरिका का है। नाम पाकिस्तान के अमेरिका का है, अमेरिका उसको सिक्योर करता है अभी, इसलिए अमेरिका लगा हुआ है उसको पैच करके किसी न किसी को बंद करने का। रेडिएशन का जो है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आते हैं रशिया का। तो रशिया का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसका बारे में इंटेलिजेंस किसी को पता नहीं था, इसलिए उसमें कोई ये नहीं था। ओनली 41 एयरक्राफ्ट, लेकिन काफ़ी लॉस हुआ है। जो एयरक्राफ्ट है एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली बॉम्बर्स है। 1950 के एयरक्राफ्ट है, जो Tu-160, Tu-95, और एक जो उनको बम्बर जो जाते हैं उनको गाइड करने के लिए एक एयरक्राफ्ट होता है, वो बम्बर को गाइड करता है। ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट उनका गया है। हालांकि लॉन्ग रेंज बम्बर है, मतलब 2000 किलोमीटर तक तो जा सकते हैं, फ्यूल कैपेसिटी है और स्पीड है, जा सकते हैं। उनको डिस्ट्रॉय किया 1950s का ये। लेकिन रशिया का जो सबसे जो 5th जनरेशन स्टेला एयरक्राफ्ट Su-57 और रेटेज है, ये कहाँ पर है किसको पता नहीं, लेकिन कोई कहीं ना कहीं साइबेरिया में होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ पता चलता है कि रशिया का
जनरली रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इनका सिक्योरिटी अपरेटस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ही नहीं है। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। उसका बाद भी कोई पैसा लेके गद्दारी करके सिक्योरिटी ब्रीच करके रशिया का 5 एयरबेस का टोटली एक्यूरेट ठिकाना उनको दे दिया, यूक्रेन को दे दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, रशिया का अंदर सिक्योरिटी ब्रीच। हाँ, इंडिया में सिक्योरिटी ब्रीच होने का हम समझते हैं, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है। दुनिया गद्दार भरे हुए हैं इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट तो है ही है। और कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण है। कोई अगर गद्दार पकड़ा गया तो इमीडिएटली उसको बेल मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत दयालु है। ये जो गद्दारों को बेल देना है, सुप्रीम कोर्ट तो मानना पड़ेगा, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रशिया में, चाइना में तो ऐसा नहीं है। लेकिन चाइना में जैसे ब्रीच हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह देश के गद्दारों को अगर ऐसे देता रहे तो कभी भी हमारा ऊपर भी ड्रोन अटैक हो सकता है। ड्रोन भी स्मगल हो सकता है। हमारा पॉपुलेशन का पर कोई जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सिटी है, ये है, उसका पर भी ड्रोन अटैक हो सकता है। हालांकि हमारा NIA, CBI, जो इंटेलिजेंस रॉ वगैरह सब कुछ अलर्ट मोड में है, लेकिन फिर भी हमको डर है। हमारे मिर्जाफर का पर डर है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऊपर ही हमारा डर है। क्योंकि गद्दार पकड़े जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाता है। देश को बचाने के लिए हम सारे पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को ही जगाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेना अपने काम कर रहे हैं। यहीं पर मैं वीडियो खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में लूँगा जो CDS का सिंगापुर का इंटरव्यू, मतलब जैसे कि ये कौवा का कान काट के बाज ले गया तो पता चला कि वो सारा कहाँ गिरा क्या नहीं, राफेल गिरा क्या नहीं, इसका बारे में बहुत अच्छा वीडियो मैं सोच कर रहा हूँ। हाँ, मैं बनाऊँगा, अगले 2-3 दिन में बनाऊँगा। यहाँ पर मैं मेरा वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।